नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोके और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। नारी शक्ति वंदन बिल गिरने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर महिलाओं के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। कांग्रेस कह रही है कि बिल को गिराकर उसने संविधान की रक्षा की है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि महिलाओं को अधिकार आखिर क्यों नहीं मिला। 2023 में बंधी उम्मीदें एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली गई हैं और आज प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन, क्या इसके बाद एक नई बहस शुरू हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या महिलाओं को आरक्षण देने में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष की चिंता जायज है या सिर्फ एक बहाना, और क्या आज राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम महिलाओं को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाएं उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने पहुंचाया। इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। हम महिला विरोधी नहीं है। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। अपोजिशन का महिला विरोधी चेहरा सामने आया है। भारतीय स्वयंसेवक संघ पूर्ण रूप से महिला विरोधी रही। आप बहन बेटियों का, महिलाओं के भविष्य को हराया इन लोगों ने। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। तारुफ करा दें, नेहा जोशी जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर निमी रस्तोगी जी आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन और साथ ही अंजुम आरा जी जेडीयू की प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल नेहा जी आपसे ही, कसूरवार कौन है? अगर फ्लोर मैनेजमेंट नहीं कर पाई आपकी पार्टी तो उसमें दिक्कत किसकी थी? सभी को नमस्कार। देखिए, कल संसद में जो हुआ और जो पूरे देश ने देखा, वो केवल एक बिल नहीं गिरा था, वो भारत की 71 करोड़ महिलाओं का भरोसा गिरा था जो उन्होंने उन लोगों पर किया था जिनको वो चुनकर सदन में भेजते हैं। आप सोचिए कि वो महिलाएं जिनसे वोट मांगे जाते हैं, सपोर्ट मांगा जाता है, जिनको भीड़ की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात आई और एक संशोधन जिसका आना आवश्यक था, महिला आरक्षण जो पारित हुआ था 23 में, उसको लागू करने के लिए, उसको जिस तरीके से विपक्ष ने धराशायी किया और उसके बाद जिस तरीके से एक जश्न का माहौल कल वहां देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि ये बिल नहीं गिरा, जो गिरा संसद में वो उन करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं थी जो कहीं ना कहीं देश की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांग रही थी। और अब वो कई वर्षों के लिए अगर महिला आरक्षण की बात होती तो 2023 में महिला आरक्षण को हमने सर्वसम्मति से पास कराया था। महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं, परिसीमन का मुद्दा था। इस पर सरकार ने भरोसे में नहीं लिया, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो यही मैं कह रही हूँ ना, बरगलाने की जो देश को कोशिश की जा रही है। 23 में जो बिल पास किया था, सर्वसम्मति से पास किया था, हम कह रहे हैं आपके सपोर्ट से हमने पास किया था, उसी में ये सुनिश्चित था कि जब तक परिसीमन नहीं होगा महिला आरक्षण हम लागू नहीं कर सकते हैं। परिसीमन तभी हो सकता है जब सेंसस पूरा हो। सेंसस कोविड के कारण डिलेड है, हम उसको कैसे लागू कर दें? ये आप देखिए कि जिस तरीके से ये बार बार रिपीट किया जा रहा है, ये दुष्टता है। अब संसद में बैठे लोग तो कानून समझते ही होंगे ना, हो सकता है हम प्रवक्ता लोग ना समझते हो, आम लोग ना समझते हो, लेकिन संसद में बैठे लोग जब ये बात करते हैं कि 543 पर ही लागू कर देते, बिना सेंसस के ही लागू कर देते, बिना परिसीमन के लागू करते हैं, वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लागू तभी हो सकता है जब ये अमेंडमेंट हम कर देते तो। और इस अमेंडमेंट को कल उन्होंने धराशायी किया। महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा विश्वास। ठीक है निमी जी, सवाल यही है, अगर बिल गिर गया तो उस पर जश्न क्यों मना रहा था विपक्ष? ऐसी कौन सी जीत थी
झंडे फहराने की जरूरत पड़ गई, जिस पर हो हल्ला करने की जरूरत पड़ी। जीत कहां देखी आपने? महिलाओं के आरक्षण न मिलने को लेकर जीती है? हाँ जी, आयुष जी, पहले ही बिल पास हो चुका है यूनैनिमसली। इस कॉन्सेप्ट के पीछे है पूरी विपक्ष। यहाँ जो बड़ी फलारी बातें की जा रही हैं वो इस वजह से है क्योंकि इनकी मंशा पूरी नहीं हुई है। ये एक ही लाठी से सारी चीजें हासिल करना चाहते थे कि चलो इस लिहाज से बिना किसी डिस्कशन के हम परिसीमन पर भी एक कंसेंसस बना लेते हैं। हम जब हमें पता ही नहीं कि किस वर्ग के कितने लोग हैं, किस राज्य में कितने लोग, मेल फीमेल कितनी है, तो हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम तो ये कह रहे थे यार 2023 में दे देते। हम 30 महीने से इंतजार कर रहे हैं, हमारा इंतजार इतना लंबा आपने कराया है, भारतीय जनता पार्टी ने कराया। आप आज से दे दीजिए, सारी ऑपोजिशन आपके साथ है। आप 33 नहीं, आप 50% आरक्षण दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये टालने वाली बात है और साथ ही इनको पहले से पता था कि ये बिल पास नहीं होगा। इसीलिए इनकी जो महिला मोर्चा के लोग थे वो साथ में प्लेकार्ड बना के लाए थे कि देखो हम लोग कितने बड़े महिला समर्थक हैं और ऑपोजिशन कितनी बड़ी विरोधी है। इसका मतलब ये पूरा नैरेटिव ऑपोजिशन को परिसीमन को लेकर आम आदमी पार्टी को कहां दिक्कत थी? दिल्ली में या पंजाब में या किसी भी राज्य में, जिस राज्य में आपकी पार्टी का जनाधार है, वहां ऐसा कौन सा फॉर्मूला सरकार ने दिया जिससे आपको दिक्कत हो गई? जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे देश का गृह मंत्री कहता है कि 50% का फॉर्मूला है और तमाम राज्यों का ये रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर किसी को दिक्कत है तो ये ड्राफ्ट में हम 1 घंटे में शामिल भी करवा देंगे, इसके बावजूद आपको उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? तो आपको पता है परिसीमन कितनी एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज है, कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। इस पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, स्पेशल सत्र होना चाहिए। किस परसेंटेज से, किस फॉर्मूले से आप कहां किसको बांटेंगे? उन्होंने बताया कि सबको समान फॉर्मूले के साथ 50%। ये तो देश की संसद के जरिए उन्होंने बताया। मौखिक एश्योरेंस है। हाँ। जब तक जब गृह मंत्री ने कहा, नहीं जी मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जब उन्होंने गृह मंत्री ने कह दिया फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि 1 घंटे में हम ड्राफ्ट में शामिल कराएंगे, केसी वेणुगोपाल का सवाल यही था कि आप इसको शामिल कर लीजिए। गृह मंत्री ने कहा कि ठीक है 1 घंटे का वक्त दीजिए, हम इसको शामिल कर रहे हैं। फिर विपक्ष क्यों अड़ गया उस पर? फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह बात हुई, दोनों में चर्चा हुई, इसका गवाह पूरा देश है। जी, वर्बल एश्योरेंस आप देख सकते हैं कि कितना भरोसा है। नहीं जी, मैं फिर वही कह रहा हूं, गृह मंत्री ने कहा कि 1 घंटे का वक्त दीजिए, हम इसको ड्राफ्ट में शामिल करेंगे। फिर दिक्कत आपको लगता 1 घंटे में इतना बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है? ये सब नैरेटिव सिर्फ हमको पुअर लाइफ में रिफ्लेक्ट करने के लिए दिया जा रहा था। वो नहीं चाहते थे, उनको पता था। आप आज से डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करिए और ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके कीजिए अपने फॉर्मूले, किसमें कहां कौन से राज्य में आप जोड़ रहे हैं। ठीक है, पूजा त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, सवाल आपसे, कांग्रेस की प्रवक्ता। पूजा जी, आखिर जश्न क्यों मनाया जा रहा था? किस बात का जश्न? डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि लोकतंत्र की जीत हुई। आपने महिला आरक्षण के कंधे पर जो परिसीमन लाने की बात की थी, आपकी मंशा पहले दिन से खराब थी, आपकी मंशा पहले दिन से काली थी। प्रधानमंत्री जी आज 8:30 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, शायद महिला आरक्षण बिल पर बोले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तब इस देश को आश्वस्त नहीं किया जब ये देश गैस एजेंसीज की लाइन में लगा था, जब पेट्रोल पंप की लाइन में लगा था। पर प्रधानमंत्री जी आज विपक्ष को कोसेंगे जरूर। लेकिन मेरा ये सवाल है, आपने अभी मेरी फेलो पैनलिस्ट से पूछा कि होम मिनिस्टर ने कहा कि 1 घंटे में लिख कर दे रहा हूं। कल परसों से विपक्ष के एक सांसद, एक नेता ने कहा हम सब साथ खड़े हैं, हम अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है। आप लोकसभा के प्रेजेंट स्ट्रेंथ 543 में से आप आरक्षण दे दीजिए। हम, और ये 2023 में प्रस्ताव पारित हुआ था 434 मैं आता हूं। सुनिए, हाँ बोलिए पूजा जी। लेकिन वो नहीं करेंगे। आप 1 घंटा सदन रोक के ये नहीं कहेंगे कि हम परिसीमन को वापस करते हैं, डीलिंग करते हैं और 2023 वाला मसौदा हम अगले चुनाव से शामिल करेंगे। जिस सवाल का मैंने जिक्र किया डॉक्टर पूजा, वो सवाल केसी वेणुगोपाल जी ने पूछा था, आपके महासचिव ने पूछा था, उस पर जवाब दिया था गृह मंत्री ने। तो ये मांग भी विपक्ष की तरफ से उठाई गई थी, ये सवाल मेरा नहीं था। हाँ, ये वेणुगोपाल जी का सवाल था जिस पर जवाब आया। हाँ, लेकिन आप विपक्ष के सारे सांसद पूछ रहे हैं कि परिसीमन की जरूरत क्या है, सारे सांसद पूछ रहे हैं इसको क्यों लिंक किया जा रहा है। पूजा जी जवाब दीजिए, 543 में ये पॉसिबल क्यों नहीं था? जो सवाल है लगातार पूछा जा रहा है, इसका जवाब पूजा जी। नेहा जी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ये कितना हास्यास्पद है कि सदन के अंदर इनके नेता
जो सांसद हैं, जो चुने गए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिनको चुनकर भेजा गया है, जिनसे अपेक्षा है कि वो संविधान को समझते होंगे, पढ़ते होंगे, जो बिल उन्होंने पास किया है उस बिल में ये लिखा है कि परिसीमन के बिना महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए बिना कैसे उस बिल को लागू करेंगे? उनको पता था ये नहीं लागू होगा। और जो बार बार पूजा जी कह रही है ना कि 543 पर लागू कर सकते, पूजा जी 543 सीट का नंबर जो है वो 71 के सेंसस पर है, ये भी आपको पता होगा। एम्बार्गो उस पर लगा हुआ है, ये भी आपकी पार्टी की लेगेसी है। और आज के परिवेश में वो कितना प्रासंगिक है, कितना प्रैक्टिकल है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। दूसरी बात, आज जब बात आ रही है कि उसको लागू करने के लिए सीटें बढ़ानी थी, तो आप बताइए कि इसमें किसका नुकसान हो रहा था? ये क्या बिना सीटें बढ़ाए हुए महिला आरक्षण नहीं दिया जा सकता था? हम 2023 वाले कानून में भी संशोधन तो कर रहे हैं ना। बिल पास हुआ है, यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूं। मेरा सवाल तो सुनिए, नेहा जी मेरा सवाल तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम 2023 वाले कानून में भी संशोधन के लिए तैयार तो थे, इसका मतलब इसकी गुंजाइश थी, तो फिर 543 में पॉसिबिलिटी क्यों नहीं? मैं डिलिमिटेशन पर नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपको अक्षरशः पढ़ के बताती हूँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह प्रावधान करता है, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? 2030 में जो एक्ट पास हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि महिलाओं को आरक्षण के लिए 2026 के बाद आयोजित होने वाले सेंसस के उपरांत परिसीमन के आधार पर लागू कर जाना चाहिए। जिसको आप संशोधित कर रहे हैं, जिसको आप संशोधित करने के लिए तैयार थे, इस पॉइंट को आप संशोधित कर रहे थे, संशोधित करने के लिए तैयार थे। और जिस पर जब ये आक्षेप लगाया गया कि सदन स्टेट जो है इससे लॉस हो रहा है, ठीक है। नेहा जी, पूजा जी, मैं एक गुजारिश आप लोगों से करूंगा, बारी बारी हम आवाज रखेंगे अपनी, क्योंकि आप सभी लोग वर्चुअली जुड़े हैं। अगर एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी, ये थोड़ा समझना होगा सभी को, बारी बारी से। इसलिए शाइना जी भी जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है। शाइना जी, क्या सेंसस जो है वो एक दुखती नब्ज बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बन गया है, इस वजह से ये पूरा फॉर्मूला जो है लेकर आया गया संशोधन वाला? सर्वप्रथम तो हम सब यही कहेंगे कि विपक्ष महिला विरोधी है। पूरे देश में शेम ऑन कांग्रेस पार्टी, शेम ऑन समाजवादी पार्टी, शेम ऑन डीएमके। क्या अफवाहें, फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करने से आपने क्या हासिल किया? देश की 50% आबादी जिन्होंने 27 साल संघर्ष किया, 1950 से संघर्ष किया, जहां सिर्फ 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, और हाल ही में सिर्फ 74 2026 में। आप हमें बताइए कि ये बिल से किसको आपत्ति हो रही थी? सीट्स बढ़ रहे हैं तो पुरुष को अपने सीट्स के ऊपर कोई कब्जा नहीं ले रहा था। ये चीज स्पष्ट था कि जब ये सीट्स बढ़ेंगे तो महिला लड़ेगी, लेकिन किस आधार पे? आज जब आप विधायक की बात करें तो पूरे देश में 390 एमएलए महिला हैं। आपको पता है कितने में से? 4123। 4123 सीट में से सिर्फ 390 महिला विधायक। ये बिल पारित करना भी जरूरी था। 1 मिनट के लिए आप डिलिमिटेशन सेंसस को अलग रखिए। सेंसस हमने 2011 का क्यों बोला? क्योंकि आप नहीं देते वो, तो आप बोलते कि किस आधार पे आप महिला को आरक्षण दे रहे हैं और कहां दे रहे हैं, यानी कि कैसे आपने एलोकेट किया उनको सीट्स। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी ने ये ओबीसी चलाया, तो आप दीजिए ना। समाजवादी पार्टी ने बोला मुस्लिम महिला, आप दीजिए ना। कौन ना बोल रहे हैं आपको? लेकिन ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने एक महिला को लोकसभा में सीट दिया। कहां था उनका निष्ठा, कहां था उनका आइडियोलॉजी तब? और जब अब तमिलनाडु में बोल रहे हैं, तमिलनाडु के 39 सीट्स जब 59 बनते हैं, तो इसमें फायदा किसको है? जब आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ एवरी पार्टी टू डिसाइड हु दे वांट टू गिव द सीट्स टू, लेकिन ये जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के राजनीतिक इच्छा शक्ति के वजह से हम इतने दूर पहुंचे हैं। और जो विरोधी मेरा सवाल अभी भी बना हुआ, क्या जो अगले साल या इस साल जो शुरुआत हो चुका है वो सेंसस दिखाई देता है, जिसमें जाति जनगणना का भी एक पक्ष जुड़ा हुआ है, क्या इसका एक डर था कि इससे नैरेटिव विपक्ष का मजबूत हो जाएगा अगले साल अगर आंकड़ा आता और फिर उस हिसाब से अगर डिलिमिटेशन ना होता तो? देखिए, आप वापस पॉलिटिकल नजर से देख रहे हैं। 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए किसकी हार किसकी जीत। ये जीत है वो 50% महिलाओं का पूरे देश में।
जो आज संघर्ष करते करते, जब आपने पंचायत राज में 14 लाख महिलाओं को सशक्त किया, तब हमने वाहवाकार की। ये कोई स्पर्धा नहीं है। और आज वो 33% आरक्षण बन के वो लोग 45% पे गए। कई सारे पंचायत में 50% भी है महिला। तो आप सिर्फ हमें मौका नहीं दे रहे हो और आप छीन रहे हो हमारा मौका। इसलिए विपक्ष को ये पूरे मुद्दे पे समझना पड़ेगा कि देश की महिलाओं क्या को एक स्टेक होल्डर से बात करना जरूरी नहीं था? क्या तमाम दलों से अगर बात की गई होती, कॉल पार्टी मीटिंग बुलाई गई होती, जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बातें समझाई जा रही थी, वो तमाम दलों के नेताओं को समझाया गया होता, उसके बाद फिर से मिला था? लेकिन मैं शहनाज जाता हूं। यही प्रयास था प्रधानमंत्री का। आप ये 17, ये स्पेशल 17, 16, 17, 18 क्या था कि चर्चा करो, चर्चा के साथ संवाद करो, लेकिन महिलाओं को रोको मत। ठीक है अंजुम जी, ये एक वोट बैंक है अक्रॉस द बोर्ड। बातचीत के बिना क्या ये अड़चन वाला पहलू दिखा है? सेंसस डिलिमिटेशन नहीं हो सकता है। शहनाज जी, आपकी सहयोगी पार्टी है जेडीयू, उन्हीं से मेरा सवाल, अगर आप इजाजत दें। अंजुम जी, सवाल ये है कि स्टेक होल्डर से बात क्यों नहीं की गई? पार्टी के तमाम रिप्रेजेंटेटिव से बात कर ली गई होती। जो चीज हम संसद में समझने समझाने की कोशिश कर रहे थे, पहले समझा लिया होता हमने। देखिए, ये जितने भी सवाल अब आ रहे हैं और जितना भी जस्टिफिकेशन कोई भी दे लेना, उनसे बहुत भारी भूल हो चुकी है। देश की आधी आबादी, पूरी महिलाएं इंतजार में, एक उम्मीद थी कि ये बिल पास हो जाएगा, कानून हो जाएगा, तो हमें मेरा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है 33% का वो मिल जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस जो है वो चूक गई। देखिए, कांग्रेस की ये पुरानी परिपाटी रही है और जो हुआ वो हम लोगों के लिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। महिलाओं को राजनीतिक उचित भागीदारी का विरोध इनकी पुरानी परंपरा रही है। कांग्रेस इस बिल का सहयोग करके, मदद कर करके कुछ प्रायश्चित कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने कल वो भी मौका गवा दिया है। एक चीज अभी हमारी एक प्रवक्ता बोल रही थी कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन, और समाजवादी पार्टी ने एक महिला कैंडिडेट दिया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, किस महिला को उन्होंने दिया? वो भी प्रिविलेज क्लास से हैं, वो भी डायनेस्टी को बिलोंग करती हैं। किसी में साहस नहीं था। कम से कम ये अगर बिल पास हो जाता हमारा, तो हमारी जैसी संघर्षशील हजारों महिलाएं और महिलाओं का संघर्ष राजनीति में कितना मार्मिक और कितना एक लंबा और गहरा होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसी महिलाएं जिनकी कोई डायनेस्टी नहीं है, आज हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष महिलाओं के लिए सब कोटा की मांग जेडीयू की कभी नहीं रही है अंजुम जी? जी देखिए, और वो मांग आप लोगों ने आज बुला दी है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के बिहार ने, हम जिस अपने नेता के अनुयायी हैं, मेरा सवाल है, महिला आरक्षण पे नहीं पूछ रहा, वही मैं बता रही हूँ। 2005 में जब सरकार बनी, 2006 में हमारे आदरणीय नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने 33% आरक्षण ऑलरेडी था। उन्होंने कहा नहीं, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, और उस 50% आरक्षण में तमाम महिलाओं को, SC, ST और ओबीसी की महिलाओं को भी, ओबीसी के वर्ग के लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो हमारा कहना है कि बिहार तो विमेन एम्पावरमेंट और आरक्षण की दिशा में मैं पूछ रहा हूं, मांग की आपकी नहीं थी, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं अंजुम जी, बस छोटा संक्षेप हमारा। देखिए, ये वक्त ऐसा था कि इन पेचीदगियों पर फोकस करने से ज्यादा मजबूत फोकस होना चाहिए था कि ये बिल पहले पास हो जाए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बहुत अमेंडमेंट हुए। आपकी मांग थी या नहीं थी अंजुम? मैं इतना ही पूछ रहा हूं, मैं ऐसे ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपकी मांग थी, ओबीसी में सब कोटा नहीं थी। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पॉलिटिकल आरक्षण की व्यवस्था की तो उस टाइम ओबीसी का नहीं था, लेकिन बाद में मंडल कमीशन के माध्यम से पिछड़ों, अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। तो ऐसा नहीं, पहली चीज थी कि ये बिल किसी तरह से पास सर्वसम्मति से ये आ जाए। मेरा जवाब नहीं मिला, ठीक है पूजा जी, मेरा सवाल आपसे है, डिलिमिटेशन को लेकर इतना हाय तौबा क्यों है? संविधान का हमारे हिस्सा है। अगर एक फॉर्मूला था जिस पर शायद सबको सहमत होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए तो वो अपने दल की राय हो सकती है, लेकिन ये फॉर्मूला फिजिबल दिख रहा था, इसके बावजूद क्यों विरोध किया गया जिस मांग को आप ही लोग मांग रहे थे? देखिए, लोकतंत्र की आयुष की कुछ परंपराएं होती हैं। डिलिमिटेशन जिसमें आप पॉलिटिकल संविधान की जो लाइन है वो परंपराओं से बड़ी है, छोटी है? मैं ये पूछ रहा हूँ, उसे कंप्लीट तो करने दीजिए। आपने जिस तरीके से आसाम में किया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 6 है, कुछ में 25 लाख है। आपने जम्मू कश्मीर में दिया है कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में से नदी बह रही है और पहाड़ है। तो आप जब डिलिमिटेशन है संविधान की प्रक्रिया, उसमें आप स्टेक होल्डर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं।
आपने एक दिन पहले ड्राफ्ट बिल का मसौदा दिया। पूजा जी, मेरा सवाल इस वजह से था, संविधान में यह है कि हर बार सेंसस होगा, हर बार डिलिमिटेशन होगा, हर बार डिलिमिटेशन को हम टालते आ रहे हैं, पिछले 5 दशक थे। कोई तो ऐसा ब्रेक थ्रू पॉइंट आएगा जहां हमको डिलिमिटेशन कराना पड़ेगा इस देश में। अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहा ना कि सेंसस की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 2027 तक रिजल्ट आ जाएंगे और हम उसमें जाति का कॉलम भी रखे हैं, तो आप सेंसस का रिजल्ट क्यों नहीं कर रहे? यहाँ बहुत पॉलिटिकल चश्मे की बात हो रही है आयुष जी। तो पॉलिटिकल चश्मे को हटा के मैं आपको बोलती हूँ, आज डीएमके ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया है विमेन रिजर्वेशन का 2023 का लागू करने का 534 की लोकसभा सीट में। क्या इनमें हिम्मत है? क्या इनमें कन्विक्शन है? क्या ये नारी शक्ति का वंदन करेंगे? क्या ये आज की आज उस प्राइवेट जी, मैं इसके बाद आप ही से आ रहा हूं, लेकिन पूजा जी सवाल जो मेरा था, डीलिमिटेशन को लेकर हम कब तक टालते रहेंगे? सभी से मेरा सवाल है। ये पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पिछले 5 दशकों से टल, आप सब जानते हैं। उसमें कोई तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर हमको कहना होगा कि हाँ ठीक है, अब देश में हमारे सांसदों की संख्या बढ़ाने की जरूरत आ गई है। 34 लाख, 35 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोगों पर, 25 लाख वोटर्स पर एक सांसद। आप समझ रही हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहने के बाद भी हमारे एक वोट की ताकत कहां रह गई है? मैं ये पूछ रहा हूं। ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी इफेक्ट होगी, इसको भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के नहीं बना सकते। आपने किस स्टेक होल्डर से बात की? क्या आपने ऑल पार्टी? नहीं, ये सवाल तो मैंने पूछ लिया बीजेपी से। मैं ये कह रहा हूं कि जब केसी वेणुगोपाल जी ने माना ही था, उस पर गृह मंत्री ने ऑफर दे दिया, बातचीत हो गई, इसी पर आ जाते आप। दक्षिण के राज्यों से, पूर्वोत्तर के राज्यों से नहीं, ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है ना कि प्रधानमंत्री। मैं कह रहा हूं डॉक्टर पूजा जी, ये सवाल मैंने पूछ लिया कि स्टेक होल्डर से बात नहीं की, आपने कुछ नया नहीं मुझे बताया। मैं ये कह रहा हूं कि जब केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, उस पर गृह मंत्री ने जवाब दे दिया, उस पर सहमति हो गई, तो फिर कहां दिक्कत आ गई थी? यही तो बातचीत थी, ऐसे ही तो बातचीत होती है संसद में, ऐसे ही तो चर्चा होती है। के बीच की बात नहीं है। जब आपने डीलिमिटेशन, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी 8 बजे और बोले आज से आपके 100-500 प्रधानमंत्री नहीं आया अभी, ये बात संसद में चल रही थी, 2 नेताओं के बीच ये बातचीत थी, 2 नेताओं के बीच संसद के पटल पर बातचीत चल रही थी। मैं ये कह रहा हूँ संसद के पटल, हर चीज संसद का 2 दिन का सेशन बुलाएंगे, ढोल नगाड़ा बजेगा। ठीक है नेहा जी, बातचीत आपने नहीं की, संसद से आप डर रहे हैं, सब कोटा से आप डर रहे हैं, बताइए। आयुष जी, बड़ा दुख होता है जब किसी भी पार्टी की महिला प्रवक्ता आज नेशनल चैनल पर बैठकर खुशी मना रहे हैं और हेल कर रहे हैं इस डिसीजन को। मुझे नहीं पता पूजा जी की क्या राजनीतिक अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं, पर मैं आशा करती हूँ उनके लिए एज अ पॉलिटिकल कॉलीग कि वो भी कभी चुनाव लड़े और वो मौका जो उनको मिल सकता था बड़ी हुई संसद में। अब आप बात कर रहे हैं कि आपने उनसे बात क्यों नहीं करी, और वो कह रही है कि कास्ट सेंसस भी आ जाता, उसके बाद डीलिमिटेशन कर लेते। इन्हीं के सहयोगी दल डीएमके के नेता, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन जी क्या कह रहे हैं कि दंगे हो जाएंगे इस देश में अगर जो नया सेंसस आया उसके बेसिस पर। पूजा जी बारी से देखिए, आप सभी वर्चुअली जुड़े हैं। नहीं मेरी गुजारिश है, सुनिए पूजा जी, मैं रीजन बता दे रहा हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ। टेक्निकल इश्यूज में अगर आप लोग चिल्लाएंगे किसी की आवाज नहीं जाएगी। आप सभी वर्चुअली जुड़े हैं, बारी ज्यादा फिजिबल होगा सबके लिए। मेरी बात सुनिए, जवाब दीजिएगा, आपको आयुष जी पूरा मौका देंगे। स्टालिन जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, आयुष जी आपने चलाया भी होगा आपको अपने चैनल पर, उन्होंने कहा दंगे हो जाएंगे, राइट्स हो जाएंगे अगर जो नया सेंसस आया उसके आधार पर आप डीलिमिटेशन करेंगे, क्योंकि हमारे स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। और आज की पूजा जी को ये आभास होगा कि आज जो हमारा डीलिमिटेशन हुआ है वो 11 के सेंसस के आधार पर नहीं हुआ है। और आज जो फॉर्मूला सेंटर लेके आया था, सरकार लेके आई थी, वो जो फेयर रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, बाबा साहेब ने जिसको हमारे संविधान में एम्बेड किया है, उसको आगे बढ़ाते हुए 50% प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हर स्टेट के लिए बढ़ाया जा रहा था। आयुष जी, आप कह रहे हैं कि और पार्टियों से बात नहीं की, किससे बात करें? जब महिलाओं के अधिकार और वोट बैंक आमने सामने आते हैं तो राजनीति जीतती है। ये तो हम शाहबानो केस में देख चुके हैं। उसके बाद इनके सहयोगी दल के सांसद वहां खड़े होकर उस बिल को फाड़ चुके हैं कई दशक पहले। उसके बाद जब ये बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है, तब चाहे वो मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात हो, वो सपा के सांसद कह रहे हैं, ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की बात हो, वो भी इनके सहयोगी दलों के सांसद कह रहे हैं। तो कोई भी, आयुष जी, इनमें से कोई भी महिलाओं की बात कहाँ कर रहा है, मुझे बताइए। अभी अंजुम जी बड़ी अच्छी बात कर रही थी, सपा बात कर रही है मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की, लेकिन अपनी उनकी जो सांसद है, मात्र एक महिला सांसद है मुस्लिम समाज से जिनको उन्होंने टिकट दिया है। क्यों नहीं अखिलेश जी आगे आकर? नहीं, फिर नेहा जी ये हो जाएगा कि किसकी पार्टी में महिला अध्यक्ष कितनी रही हैं, कितने प्रधानमंत्री हुए, सारा ये आंकड़ों का खेल सबकी तरफ से चलता रहता है। सीमा मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एनसीपी शरद गुप्त से स्पोक्स पर्सन है। सीमा जी, सवाल वही है कि ठीक है, आपको सब कोटा चाहिए था, आपको मुसलमानों के लिए आरक्षण चाहिए था, मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण चाहिए था, ये सब जब आपकी सरकार आएगी कर लेते आप। अभी महिला आरक्षण पर सहमति बनाकर आगे बढ़ जाते, बाकी वादे जो आपके थे वो आप पूरा कर लीजिए, इनका जो वादा था ये वो पूरा कर रहे हैं। सीमा जी,
देखिए, महिला आरक्षण पे सबकी सहमति है और सही, ये बिल पहले ही पास हो चुका है फ्रैंकली। जो बात है आज आपको अचानक याद आती है, 3 साल के बाद अचानक आप एक एक सेशन बुलाते हो स्पेशली, एंड आप 72 आवर्स में यू वांट टू डिसाइड द फेट ऑफ द हर चीज के बारे में। यू वांट टू अटैक जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर आप अटैक कर रहे हो। यू वांट टू डिवाइड दिस कंट्री, देश की एकता और अखंडता को आप डिवाइड करना चाहते हो। कैसे देश की अखंडता इससे डिवाइड होती है, समझाइए जरा सीमा जी। बिल्कुल डिवाइड होती है। देखिए, ये तो एक बिल्कुल मानी हुई बात है। आप लास्ट में आप बोल देते हो 1 घंटे पहले की अगर आप कहिए तो मैं चेंज कर दूं, तो आपने पहले क्यों नहीं बिल में रखा? आप क्या कोई जेपीसी या कोई स्टैंडिंग कमेटी ये सब चीजें होती है ना? क्या ये देश से सब कुछ खत्म हो चुका है रिवाज कि कोई भी बिल होगा आप ध्वनि मत से आप पास करा लेते हो? अरे आप लोगों को सोचने समझने का मौका दो। और जब लोगों देश की अखंडता पर इस बिल से क्या खतरा था, आपने बिल सीमा जी देखिए, आप यूनिटी देखिए, आपने देखा होगा कि कितना आक्रोश था। जो एक मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, पुरानी बातें करने का तो कोई फायदा है नहीं। देखिए, जो आक्रोश था मैंने वो देखा कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी। किस बात का आक्रोश था वही समझाइए, मैं पूछ रहा हूँ। अखंडता पर खतरा कहाँ था, क्यों था, किस रीजन से था? हाँ, क्योंकि आपने देखिए, सबको पता था पॉपुलेशन के हिसाब से आप जिन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन कम करी है आप शायद उनको सजा देना चाहते हो, या कहाँ बिल में लिखा कि पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन 50% आप बोलते हो। अरे तो ये भी तो आपने नहीं लिखा कि आपने बोला ना वर्बली खाली कि 50% हम देंगे ऑल द स्टेट्स में, एंड आप समझा रहे हो उनको खड़े होके, तो आपने लिखा क्यों नहीं भाई? मेरा सवाल तो सीधा सा ही है। एंड आप एंड में आप बोलते हो कि हम लिख दें। अरे लोगों को आप सोचने समझने का मौका क्यों नहीं देते? आपने सेंसस क्यों नहीं करवाया? आपकी राजनीतिक इच्छा ही नहीं थी सेंसस करवाने की, है ना? उस समय आप कहते हो हमने पंगा मारा है। भाई हमने तो सबने सहमति दी थी। यू पुट द क्लॉज ऑफ डिलिमिटेशन एंड द सेंसस। ठीक है, लेकिन सीमा जी ये उठ सकता है कि ये 72 घंटे वाली बात थी, या 70-80 साल में भी जो हमको आजादी के समय से ही कर लेना चाहिए था, हम नहीं कर पा रहे हैं। और अब महिलाओं को, आप महिला नेताओं को ये और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। आप सभी बने रहिएगा। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से खास बात की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं स्मृति ईरानी जी। मैडम, कल जब पार्लियामेंट में बिल गिरा तो उस समय विपक्ष की तरफ देखने लायक था, विपक्ष के लोग जश्न मना रहे थे, क्या कहेंगी? मैं इतना ही कहूँगी नीरज जी, आपने जो अभी अपने पहली पंक्ति बोली कि देश की आधी आबादी, ऐसा नहीं है। देश की पूरी आबादी चाहती है कि इस देश में महिला को राजनीतिक सम्मान मिले। देश का युवा वर्ग चाहता है कि समानता का ये अधिकार मिले। देश में ऐसे सैकड़ों पुरुष हैं कि वर्षों संघर्ष समाप्त हो। तो कल जो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जो जश्न मना रहे थे ना, जिसने मेज थपथपाई है कल, एक एक का चेहरा याद रखेगा ये देश। लेकिन प्रियंका गांधी का कहना है कि हम तो तैयार हैं, हम तो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार के तरीके का विरोध है। आप बताइए कब तैयार थे? जब इनके पास सत्ता थी तब तैयार नहीं थे। आपका ध्यान आकृष्ट करती हूँ 2010 पे, ठीक? इनकी सत्ता थी, सारे घटक दल इनके थे। इसका मतलब पूर्णतः इनके पास लोकसभा में आंकड़े थे कि ये बिल पारित कराएं। क्यों? राज्यसभा में जहां पक्ष में थे, विपक्ष में रहकर कांग्रेस का समर्थन किया और बिल को पास कराया। तो इसका मतलब अगर 2010 में कांग्रेस चाहती तो लोकसभा में न सिर्फ अपने सहयोगी दलों का बल्कि भाजपा का भी समर्थन लेके इसको पास करा सकती थी। 2010 में किसने बढ़ चढ़ के पर्चे फाड़े? इन्हीं के घटक दलों ने, इन्हीं के सहयोगी दलों ने। तो ये एकजुट, ये विपक्ष जो हर चीज पर बटा हुआ होता है, ये एकजुट सिर्फ एक ही विषय पर हुआ कि महिला को इस देश में आरक्षण नहीं देना है। डॉक्टर निमि जी, सवाल मेरा आपसे है, इस पर आखिर ये क्यों कहा जा रहा है, ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही कि देश की अखंडता खतरे में थी, आक्रोश फैल जाता, लोग सड़कों पर उतर जाते, दंगे हो जाते? इस तरह की बात कहां इसमें लिखी गई थी जिससे इस तरह की सिचुएशन की उम्मीद हो रही थी? देखिए, 140 करोड़ के इस डाइवर्स कंट्री में डीलिमिटेशन कोई सर्वे नहीं है जो आप 2-3 दिन करें उसके रिजल्ट्स निकाल दें। इट्स अ मैमथ एक्सरसाइज। बहुत सारे सिनेरियोज चेंज हो जाएंगे, सेंसस के बाद ही हो जाएंगे, डीलिमिटेशन तो बाद की बात है। सो दीज आर 2 लार्ज एक्सरसाइजेस जिसका हमें इंतजार करना चाहिए और इसको अपना पैरेलली चलने दीजिए और महिला रिजर्वेशन बिल को इसके साथ जोड़िए मत, क्योंकि ये अपने आप में एक सिनेरियो चेंजिंग, एक पाथ ब्रेकिंग एक्सरसाइज होगी जिससे हिंदुस्तान की पूरी डेमोग्राफी का आईना हमें सामने आएगा। तो आप इसको प्रिएम्प्ट कैसे कर सकते हैं? वही सवाल मैंने पूजा जी से भी पूछा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ
डिलिमिटेशन पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हर 10 साल पे होना था, जो भी उसमें क्लॉजेज हैं उस पर मैं नहीं जा रहा, उसको पहले से ही टाला जा रहा है, हर सरकार टालती आ रही। एक पॉइंट आएगा जब आप तमाम दलों को यह मानना पड़ेगा कि देश में डिलिमिटेशन की जरूरी है, जो भी सर्कमस्टांसेस हों, उसके लिए मुहूर्त निकलेगा या क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इसका इतना विरोध क्यों किया जाता है, इतना क्यों डरने लगते हैं राजनीतिक दल? और अगर डिफरेंस है पॉपुलेशन में तो क्या वो साइकिल चलाने वाले शख्स की दिक्कत है, जो रिक्शा चला रहा है जिसके घर में 3 बच्चे हैं, साउथ में अगर किसी के 1 बच्चे हैं? इसकी जिम्मेदारी भी तो हम सरकारों को ही लेनी होगी, राजनीतिक दलों को ही लेनी होगी, या उसकी जिम्मेदारी है वो? जी, कोई नहीं कह रहा है कि परिसीमन जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, ऑलरेडी टीनेज है, सेंसस ऑलरेडी है, बट इट शुड नॉट बी द बेंचमार्क कि भाई ये होगा तब ये होगा। आप कर दीजिए, अभी से कर दीजिए, क्लॉज लाइए, कर दीजिए, संशोधन कर दीजिए, हम तो वेट कर रहे हैं। डिले भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ऑपोजिशन ने नहीं किया। ऑपोजिशन उनको रास्ता दिखा रही है कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं संघीय ढांचे में, जो कि बाद में ठीक है। अंजुम जी, जो सबसे बड़ा पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है, विपक्ष बार बार इसको दोहरा भी रहा है कि एक पॉइंट ऐसा जोड़ दिया गया जिससे डिलिमिटेशन भी हो जाए, जिससे सेंसस वाली बात भी बच जाए और उसी में महिला आरक्षण का मुद्दा भी आगे आ जाए। और महिला आरक्षण का विरोध अगर विपक्ष नहीं कर रहा है तो डिलिमिटेशन और साथ ही साथ सेंसस का जो है मुद्दा उसी में पास करा लिया जाए, ये आरोप लग रहा है सबसे बड़ा। अंजुम जी, देखिए आयुष जी, डिलिमिटेशन की आवश्यकता ये उस कानून की मांग है, और बिना डिलिमिटेशन कराए कैसे आप इसको लागू कर सकते थे? क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन 1971 के आधार पे रहा है और संख्या पॉपुलेशन हमारी बढ़ी हुई है, तो ये तो कानून की मांग थी ना। हमारा ये कहना है, हमारी पार्टी का हमारा ये मानना है कि इन पेचीदगियों में जानबूझ करके महिला आरक्षण बिल को लटकाया गया पहले की तरह। बिल्कुल हम सुन रहे थे आदरणीय स्मृति ईरानी जी को, आज कांग्रेस का कंसर्न अगर डिलिमिटेशन पे है, सेंसस पे है, तो 2010 में इनकी मेजॉरिटी थी, इवन की 30 वर्षों से यह महिला आरक्षण तो आता रहा है, और सपोर्ट से सरकार ये करा सहयोगी दलों के साथ इनके एलाइज जो थे, और 6 दशकों तक आयुषी इनकी हुकूमत रही इस मुल्क में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को उनका फंडामेंटल राइट जो हमारे प्रियम्बल में बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, कभी इनके तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई है। आज जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प लिया, संकल्पित हुए महिलाओं को उनका राजनीतिक अधिकार, जो हम महिलाओं का अवसर की समानता फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया का, उसको इंश्योर कंफर्म करने के लिए तो ये सारे पॉइंट संशोधित कर लेते 2030 वाले कानून में जो है। विपक्ष तो यही कह रहा कि आप लागू करिए, आज हम आपके सपोर्ट में हैं। उनका ये कहना है कि आज आप लागू कर दीजिए, आज हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ही कहना है। नहीं आयुष जी, ये इंटेंशनली था कि इस कानून को, इस बिल को कानून के रूप में नहीं आने देना, क्योंकि ये इनकी परिपाटी रही है, ये इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि महिलाओं को उनका पूजा जी, क्या ये मौका ऐसा नहीं था जहां महिला आरक्षण का भी समाधान होता और डिलिमिटेशन का भी समाधान होता, जो ऐसी दुखती नब्ज है जिस पर हर राजनीतिक दल जो है बचा करता है? पूजा जी, देखिए आयुष जी, यहाँ बहुत बात हो रही है कि इनके पास मेजॉरिटी थी, इन सबको ये नहीं पता है कि 2010 में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी। मैंने बता दिया। मैं आपको बताती हूँ कि आपने सही कहा, मैं आपको बताती हूँ कि मेजॉरिटी किसके पास थी। 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी थी, तब इन्हें नारी शक्ति का वंदन करने की याद नहीं है। हम तो आज भी कह रहे हैं, आप अभी शामिल करिए। राजीव गांधी जी के पास भी थी पूजा जी, सबके पास रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब कहा सीमा जी ने कि 72 घंटे वाला वक्त, तो 72 घंटे से ज्यादा ये 70-80 साल वाला जो मौका है वो तमाम दलों के पास बारी बारी से आया, लेकिन इस पर समाधान नहीं हुआ, और बहुत दुर्भाग्य की बात ये है। बोलिए। ये बात है कि अभी यहाँ सबको 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो मैं बता दूं, जब राजीव गांधी जी 73rd और 74th अमेंडमेंट आए थे तो 16 दिन तक ऑल पार्टी मीटिंग्स चली थी। हर एक जिस पार्टी का एक सांसद है उस तक से सलाह लिया गया था। 4 लोगों ने नहीं वोट किया था, जो आज नारी शक्ति के बड़े झंडा बरदार बन रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राम जेठमलानी और जसवंत सिंह ने वोट नहीं किया था। तो और उसके बाद कई दिनों तक डिस्कशन हुआ था। हर चीज आयुष जी सिर्फ तमाशा, हर चीज आयुष जी सिर्फ उत्सव और सिर्फ ढोल नगाड़ा नहीं हो सकते। आप एक दिन पहले बिल का मसौदा दे रहे हैं, उसमें कोई लिखित एश्योरेंस नहीं है। आप एश्योरेंस फ्लोर ऑफ द हाउस में दे रहे हैं, लेकिन आप ऑल पार्टी मीटिंग और स्टेक होल्डर्स से कोई बात नहीं कर रहे हैं।
उसके बाद सबसे बड़ी बात, डिलिमिटेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सरसाइज है और महिला आरक्षण एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सरसाइज है जो 3 साल पहले 434। ठीक है नेहा जी जवाब दीजिए, नेहा जी जवाब दीजिए। मैं पूजा जी से सवाल पूछना चाहती हूँ नेहा जी। ठीक है पूजा जी आपके सवाल का जवाब। अधिनियम पास हुआ था, क्या पूजा जी ने उसको पढ़ा है? नहीं करेगी। जब आपको पता था कि आपकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी तब भी आप ये बिल लेकर आए। पूजा जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। प्लेकार्ड तैयार थे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। अब आप क्यों बीच में बोल रही है? मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है मुझे आपसे बात करने के लिए। आप मुझे बताइए क्या आपने 2023 में जो इस देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था, क्या आपने उस एक्ट को पढ़ा है? इन्हें पता था कि बिल डिफीट होगा, इन्हें पता था ये अपोजिशन कॉर्नर होगी। अरे आपको भी लेकर आने चाहिए थे, आपको भी दुखी होना चाहिए था। आप भी एक महिला है, देश की महिलाएं भी देख रही हैं। हो सकता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगर लागू हो जाता 29 में हम आपको भी सांसद के रूप में संसद में देखते, लेकिन आपकी पार्टी में कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही। आपकी पार्टी ने कभी महिलाओं के हितों को आगे नहीं बढ़ाना चाहा। आपकी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को की तरफ ट्रीट किया। आपकी पार्टी महिला विरोधी रही है और यही कारण है कि संसद में खड़े होकर कल आपके सबसे बड़े नेता आपके राहुल गांधी जी उपवास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे महिलाओं का, महिलाओं के इंटरेस्ट का, उनकी आकांक्षाओं का, उनकी इच्छाओं का। इतने सीरियस है आप, वो कल राहुल गांधी जी के संसद में खड़े होकर वक्तव्य से समझ में आ गया था। आप लोगों की कुत्सित मानसिकता, आप लोगों सिर्फ नारियों को आप क्या बनाना चाहते हैं? आप महिलाओं पुरुषों को जगह सुनिश्चित करने के बाद आप पुरुषों का महल बनाकर महिलाओं के लिए जनाना गृह बनाना चाहते हैं। जब विपक्ष कह रहा है कि हम हटने के लिए तैयार हैं, आप नहीं हम सबकी सीट सुनिश्चित करेंगे। बहुत ठीक है जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं बचेंगे, इन सब से बचेंगे। ठीक है ठीक है ठीक वेरी वेरी ऑब्जेक्शनेबल सीमा जी, काइंड ऑफ वर्ड्स दैट शी इज यूजिंग। सीमा जी राजनीति तो हो रही है बहुत, कसूरवार कौन है फिर? कसूरवार कौन है सर? देखिए बीच में आप इलेक्शंस के जस्ट बिफोर द इलेक्शंस आप एक रूल लेके आप एक सडनली यू कॉल अ सेशन कि हमें तो ये पास करना है एंड महिला आरक्षण बिल पास करना है एंड महिला आरक्षण बिल के आड़ में आपको सबको पता है कि आप परिसीमन 2026 पास कर रहे हो। आपको लगा कि शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर मेरे ख्याल से आज अगर आप सोचते हो कि इस देश की जनता या इस देश की नारियां इतना बेवकूफ है कि आप उनको ऐसे ही परिसीमन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला विपक्ष के पास या शरद गुट के पास है जो देश में होना चाहिए? अगर 50% सभी को रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला हो सकता है जो फिजिबल हो? देखिए सर, मैं बताती फिजिबल तो होगा। आप पहले व्हाई डोंट यू कॉल ऑल पार्टी मीटिंग? आप क्यों नहीं आप उसको स्टैंडिंग कमेटी में ले जाते हो? क्यों नहीं आप लोगों के राय लेते हो? व्हाई डोंट यू वांट टू कंसल्ट योर स्टेक होल्डर्स? ये सारी चीजें 70 साल से तो चली रही थी, अलग अलग सरकारों ने जब भी इसकी कोशिश की उसका समाधान क्या निकला? 70 साल की 2014 बहुत सही पूजा जी ने बोला कि 2014 एंड 2019 में आपकी फुल मेजॉरिटी थी, तब आप लेके नहीं आए। अब आप एक डिलिमिटेशन एंड का क्लॉज लगा देते हो। आप 540 पे जो भी है आप कहिए, हम लोग आज हम लोग तैयार हैं उस पे। आपकी सहयोगी मांग कर सकते थे कि कमेटी बना दीजिए, आपने तो बिल्कुल ही धराशायी कर दिया। मेरी पार्टी के नेता ने आप 70 साल की बात करते हो। 1994 में शरद पवार जी ने एक नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन बनाई थी। ही वाज द फर्स्ट one who gave इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है दूसरे भी लोकल इंस्टीट्यूट से। आज भी हम 1994 में। ठीक है नेहा जी, जो सबसे बड़ा सवाल अभी फिलहाल मौजूद हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। ठीक है नेहा जी, प्रधानमंत्री का संबोधन होना है। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या किसी बड़े ऐलान, बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है? नेहा जी आप चाहते ही नहीं है, नेहा जी नहीं चाहते कि बिल आए। ठीक है ये बात समझते हैं नेहा जी। पीएम का संबोधन होना है, क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? ऐसी भी उम्मीद की जाए क्या? आयुष जी, आपने देखा होगा कि संसद में भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको एड्रेस किया तो उन्होंने एक इमोशनल अपील की थी और उन्होंने ये आशा की थी और हम सबको ये आशा थी कि जब बात महिलाओं की आएगी तो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ पाएंगे। और ये कहना कि हम अधिनियम तो पास कर चुके थे, ये तो कुछ और था। अधिनियम को लागू करने के लिए और 2029 में अगले जनरल इलेक्शंस में जो इस देश की दिशा और दशा तय करेंगे, उसमें महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करने का ये मैकेनिज्म था, ये तरीका था जो सरकार लेकर आई थी, जिसमें किसी को भी नुकसान हो रहा है। अभी तक आपने सबके आर्ग्यूमेंट सुने होंगे,
कोई ये नहीं बता पाया कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है। 33% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा था, स्टेट्स का जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था वो वैसा का वैसा ही रह रहा था, 50% सीटें बढ़ रही थी, हर एक सांसद अब एक थोड़ी कम पॉपुलेशन को डील करने वाला था, तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन और फेयर होने वाला था। इसमें नुकसान किसका था? नुकसान सिर्फ विपक्ष की पार्टियों का था, क्योंकि उनको ये था कि अगर मोदी जी ये लागू कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लागू कर देगी, तो कहीं ना कहीं हम जो है वो प्रधानमंत्री के संबोधन से विपक्ष को क्या उम्मीद? ठीक है पूजा जी, मैं एक टेक्निकल बात करना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा संक्षेप में रखिएगा प्लीज। हाँ, वक्त कम है। बार बार फॉर्मूले की बात होती है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक फॉर्मूला दिया था प्रधानमंत्री को स्पेशल सेशन से पहले कि 50% प्रो रेटा 50% पॉपुलेशन। उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए थे कि आपका नेशनल पूल में कितना टैक्स देता है सरकार, मतलब जो ज्यादा टैक्स देता है उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, खरीदा जा रहा है क्या सीटों को? मैं पॉइंटर्स बता रही हूँ कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए क्या मेजर किया। ये क्या ये लॉजिकल है? ये क्या लॉजिकल है कि जो ज्यादा टैक्स देता है उसको ज्यादा सीटें दे दीजिए? जब आप कह रहे हैं सीटें खरीदी जा रही हैं, राज्य सीट खरीदेंगे, लेकिन आप किसी की सुने नहीं। नहीं, मैं पूजा जी आपसे पूछ रहा हूँ, इसी पॉइंट पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं पूजा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये लॉजिकल है? आपको लॉजिकल लगता है कि ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों को ज्यादा सीट दे दीजिए? क्या रेवंत रेड्डी को एज अ सीएम है, वो कांग्रेस का छोड़ दीजिए, वो एक साउथ के स्टेट्स के सीएम है, उनको बैठा के, स्टालिन को बैठा के, सिद्धारमैया को बैठा के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ले लीजिए, असम। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल प्रधानमंत्री का संबोधन रात 8:30 बजे होना है। जी न्यूज देखते रहिए।